खुश आमदेद और सुबह बखैर। अब मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी अपनी आज की मेहमान से, और मेरी आज की मेहमान एक शख्सियत में बहुत सारे लोग हैं। वो एक फिक्शन निगार हैं, वो एक नॉवेल निगार हैं, अफसाना निगार हैं, शायरा हैं, एक पॉलिटिशियन हैं, एक ऐसी मजहबी सियासतदान जो कि जब ऐवान पे खड़े होकर अपने ख्यालात का इजहार करती हैं तो उसमें अदब की चाशनी भी होती है, उसमें तंज के नश्तर भी होते हैं और बरजस्तगी भी होती है। मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक, मेंबर नेशनल असेंबली। जितना अच्छी तरह से इन्होंने इंसानी नफ्सियात को समझा है, जिस तरह से इन्होंने कैरेक्टराइज किया है अपने अफसानों को, जिस तरह से उसमें इन्होंने उन मौज़ूआत को डाला है जो हमारी ज़िंदगी की, हमारी आजकल के माशरे की, हर दौर के जो हमारे मसाइल हैं उसकी निशानदेही करते हैं, उतना बहुत कम ही किसी और ने किया होगा। और यही वजह है कि हर दौर में इनके लिखे गए नावल और अफसाने जो हैं वो बहुत सराहे जाते हैं और पसंद किए जाते हैं। मेरे साथ हैं बुशरा रहमान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। बुशरा आपा कैसी हैं? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मेरा दिल चाहता है मैं हर रोज़ आपको बुलाया करूँ और हर रोज़ आपसे गपशप पर मुलाकात हो। वैसे इतना तुम्हारा हौसला नहीं है, कभी अच्छा? कभी ही ठीक है। अच्छा हाँ। आज फिर चैलेंज, इसको हम देखते हैं। करो चैलेंज तुम। आज हमने आपसे बातें भी इसी तरह की करनी है जिसमें मुझे पता आपने मुझे बड़ा झाड़ना झपटना है, लेकिन ये कि और बहुत सारी खवातीन जो सुनी हम आज से आपसे जानेंगे मुझे ना कि एक अच्छी खातून जिंदगी गुजारने के गुर, अच्छे रिश्ते निभाने का सलीका तरीका, वो क्या चीज़ें हैं जो करनी है, जो क्या चीज़ें जो नहीं करनी, वो सब हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। आपके साथ इस वक्त तशरीफ रखते हैं डॉक्टर सदाकत, बिलिंग वेज के CEO हैं, एक्सपर्ट हैं, एडिक्शन साइकेट्रिस्ट हैं और इसके साथ साथ फैमिली काउंसलिंग में खास महारत और तजर्बा रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? अब आप होशियार रहिएगा, मुशाफा ने आपको बता दिया है कि इन्होंने अब आपको ठीक ठाक, अब एक नहीं आपके साथ दो खवातीन है जो आप बातें करते हैं फिर वो उनको जरा सोच समझ के मैं बताइएगा। नहीं तो तुमने शुरू में ही मुझसे लोगों को डराना शुरू कर दिया है। अच्छा, ना डराऊं? अब तुम चाहती हो कि मर्दों से मुझे अच्छी खासी झाड़ मिले। नहीं, वैसे डॉक्टर साहब को भी आज तक नहीं पड़ी। नहीं, ऐसी तो बात नहीं। मैं तो बड़ा एहतराम करता हूँ आपका, और आपके नावल पढ़ता रहा हूँ, आपके अफसाने पढ़ता रहा हूँ, और आपकी सारी ज़िंदगी चूँकि पब्लिक लाइफ है तो आप बहुत लाइमलाइट में रही हैं, तो हमारे नज़र में तो आपकी बहुत इज्जत। अच्छा, जैसे बुशरा आपा ने लिखी है और जिस तरह से इन्होंने नफ्सियात को हैंडल किया है और समझा है, मर्द की नफ्सियात, औरत की, रिश्तों की गहराई, उनकी पेचीदगी, ऐसा एक एक्ट्रेस आप कैसे देखते हैं उन तमाम चीज़ों को इनकी फिक्शन में? ऐसी खवातीन तो मिसाली खवातीन होती हैं ना, जो हर तरह से अपनी जिम्मेदारियाँ भी निभाती हैं और मसाइल को भी हल करती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में दूसरे लोगों की भी मदद करती हैं। सही। तो मतलब ये रोज़ रोज़ तो ऐसी खवातीन पैदा नहीं होती। बिल्कुल सही। देख लें उन्होंने मुझे पहले ही चुप करा दिया है। कभी तेरे जैसी रोज़ रोज़ पैदा नहीं होती, इसलिए बंदा बन के चुप करके बैठी रहती। ये वैसे खवातीन के लिए हमेशा से बड़ा अच्छा एक वो तरीका है खवातीन, लेकिन मुसीबत यह है कि मैंने चुप करके नहीं बैठना। बोलना तो है ना मैंने, बिल्कुल सही, और लिखना भी है मैंने, बिल्कुल। तो मैं इनकी ममनून हूँ कि इन्होंने मेरे नावल पढ़े हैं और मेरी इस वक्त हौसला अफजाई कर रहे हैं कि अच्छे पढ़ते हैं। असल में हम सब लोग सीखने के प्रोसीजर में ही होते हैं। कल मैंने एक बड़ी अच्छी किताब पढ़ी, उसमें बड़ा प्यारा फिक्रा लिखा हुआ था कि सारी ज़िंदगी इंसान सीखता रहता है। जिस फील्ड में जाता है, जिस गली से गुजरता है, जिस मोहल्ले में जिस शख्स से मिलता है उससे सीखता है। सही। लेकिन जब वो बिल्कुल समझता है कि मैंने बहुत सीख लिया तो उसके चल चलाओ के वक्त आ जाए, बिल्कुल, तब वो यहीं पे छोड़ के सारा इल्म आगे चल पड़ता है कुछ और सीखने के लिए। तो फिर ये है कि हम सीखने के लिए आए हैं और हमें सिखा के चले जाना चाहिए। अरे वाह, जबरदस्त। अच्छा बुशरा आप बताइएगा, ये जो एक जिंदगी का मरहला होता है, वैसे तो आप कहेंगी वालिदैन ये देखते हैं, जोड़ते हैं रिश्ते। आजकल मखलूत निज़ाम तालीम, मुआशरा, सो लड़कियां भी बड़ी हद तक बेबाक है। मैं आपका पढ़ रही थी कि लड़कियां भी बड़ी हद तक कसूरवार हैं, बड़ी हद तक नहीं, जैसे ये बॉयफ्रेंड कहती हैं, वो बॉयफ्रेंड इनको रखेल कहता है। सो मैं आपके जुमले पे बड़ा हो गई थी, यार क्या ओपन आपने यार जबरदस्त बात की। हमारे यहाँ नहीं बताते इस तरह से, ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, मेरा दोस्त जो हद से गुजरती हैं। जब लड़की हद से, एक हद है ना रिलेशनशिप में, लड़की और लड़के, ये मैं मियाँ बीवी की बात नहीं कर रही, बिल्कुल मोहब्बत के ज़माने की बात कर रही हूँ। ये मगरब वाली मोहब्बत नहीं है। हमारे यहाँ इश्क और मोहब्बत में एक हदबंदी है। सही। जब लड़कियाँ उसको इश्क और मोहब्बत कह के उस हदबंदी को क्रॉस करती हैं तो लड़के के दिल में उनकी इज्जत नहीं होती, वो उनको रखेल ही समझता है। बिल्कुल सही। और ये कॉन्सेप्ट जो है लड़कियों का बड़ा क्लियर होना ज़रूरी है। तो वो मेरे पास बहुत से ख़त आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, लोग फ़ोन करके, फिर लड़कियां रो रही होती हैं बैठी हुई कि वो तो कहता था कि तेरी मेरी। अच्छा, फिर एक बात और है डॉक्टर साहब कहते जी जी डॉक्टर साहब जी, तो वो एक और बात है कि वो कहती हैं कि सबसे बड़ा मज़हब मोहब्बत है। मैं इसको नहीं मानती। आप सही नहीं मानती? सबसे बड़ा मज़हब ही है। बिल्कुल सही। ये ठीक है कि आदमी, औरतें मर्द एक दूसरे से मज़हब तब्दील करके शादियाँ कर लेते हैं, लेकिन शादी का जब जादू टूटता है
तो उसका खुदा अलग हो जाता है, उसका खुदा अलग हो जाता है, तो लड़ाइयाँ। तो इसलिए मोहब्बत सबसे बड़ा मजहब नहीं है। ठीक। मोहब्बत एक यकीन ज़रूर है जिसके ऊपर आदमी ज़िंदगी गुजारता है। ठीक। लेकिन आदमी रहना अपने मजहब पे चाहता है और मरना भी अपने मजहब पे चाहता है। ठीक है। ठीक है। तो वो लड़कियाँ मुझे कहती हैं कि जी उस वक्त तो इसने कस्में खाई कि बस इसके बाद अल्लाह के सामने मैंने कह दिया तू मेरी बीवी है, मैं तेरा शौहर हूँ। तो आजकल ऐसी फिल्में देख के जिनके बारे में मैं कहती रहती हूँ, गौर अफशानी करती हूँ, अभी भी कीजिए दौरान, अभी भी कीजिए ना। मतलब मुझे कमाल लगी कि कतरीना हमें लक्स वो साबुन बेचती हैं, कोई हमें अक्षय और सोनाक्षी हमें चाय बेचते हैं। अब अक्षय हमसे पूछता है, ये पाकिस्तानियों से कहता है कि सोनाक्षी को फोन करके बताओ कि ये चाय कैसी है। हमें जिंदगी में और कोई काम नहीं है, हम उसको फोन करके बताते फिरे। और लेकिन आप यकीन करें कि पाकिस्तानी कौम के पास वाकई कोई काम नहीं है, वो फोन करके बताते भी हैं। तो फिर ये है कि हम सूंघते फिरें कि कतरीना जैसी खुशबू कहाँ से आती है। यानी ये तो मर्द हजरात से पूछना चाहिए कि वो खुशबू सूंघ के औरत की शनाख्त करते हैं और उससे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि घर में तो भाई ये चलता नहीं है। बिल्कुल। घर में तो किचन चलता है या असूल और ज़वाबित चलते हैं। बिल्कुल। कि उसने शौहर की इज्जत की है कि नहीं की है, उसका काम किया है कि नहीं किया है। बिल्कुल। मगर अब लड़कियां ये कहने लगी हैं, वाई मी, मैं क्यों करूं, वो क्यों ना करे। मतलब ये एक अजीब चीज़ है जो हमारे यहाँ आई है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ काम औरत के करने के हैं, मतलब बीवी के करने के हैं, और कुछ काम शौहर के करने के हैं। बिल्कुल सही। और बाकी बच्चों को पालने के काम हैं। वो उसकी कफालत करता है, तो लेकिन उसकी परवरिश करना और उसको तरबियत देना ये सब औरत का काम है। सही। कम से कम हमारे मुआशरे में औरत का ही काम है। नहीं, हर मुआशरे में है भाई। मैं आपको बता दूं, आप पता नहीं मगरब को क्या समझते हैं। हमने वहाँ जाके देखा है, अच्छी माएँ वहाँ भी हैं और उनके भी यही असूल है कि अपने बच्चों को अपनी माँ के सिवा। अच्छा बुशरा आपा, लेकिन वहाँ पर एक बड़ी कमाल बात है, जैसे एक खातून है ना और वो नहीं भी कुछ कर रही है, उसका मियाँ अगर कमा रहा है, मैं अमेरिका की बात कर रही हूँ, मियाँ अगर कमा रहा है तो वो औरत अगर वो उसको डिवोर्स देने का सोचेगा तो उस औरत का डायरेक्ट क्लेम होगा कि भाई मैं सारी जिंदगी, इसकी जिंदगी में मैंने इसके बच्चे पाले हैं, इसका काम किए हैं, सो मुझे इसकी जायदाद, और वो नहीं जान छुड़ा सकता उससे जब तक कि वो उसको डिवाइड, उसको सारी जिंदगी की कफालत का खर्चा जिम्मेदारी ना उठाए। और वो हमारी तरह की नहीं है कि आप यहाँ पे अदालत लिख के भी दे देती है तो आप यकीन करें औरतें फिर थानों कचहरियों में जलील हो रही होती है कि उसको बुलाएं जी जिसके लिए आपने हमें दिया था कि वो बच्चों की कफालत करेगा। कानून में फर्क है उनके और हमारे। हालांकि हमारे शरई कानून में इससे भी ज्यादा हकूक है, अभी डॉक्टर साहब बताएंगे, इससे भी ज्यादा औरत के हकूक हैं। सही। लेकिन मिलते नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। यहाँ कोई कानून को नहीं मानता। मैंने हमेशा कहा, पिछले दिनों में मुल्क से बाहर गई हुई थी तो कुछ नौजवान आए मेरे साथ बहस कर रहे थे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है। मैंने कहा जब से पाकिस्तान पैदा हुआ है बंदे इसका मसला ही तलाश करते करते चले गए हैं। बात यह है कि सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ अब मैं समझती हूँ कानून की पासदारी नहीं है। सही। किसी के लिए कानून बिकता है और किसी के लिए इंसाफ बिकता है। सही। ट्रू। कोई खरीद सकता है, कोई नहीं खरीद सकता। वेरी ट्रू। अगर मेरा बेटा खरीद सकता है तो वो जो मर्जी कर ले, तुम्हारा बेटा नहीं खरीद सकता तो वो पकड़ा जाएगा। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला यह है, जिस सोसाइटी में इंसाफ नहीं होता वो सोसाइटी तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। बिल्कुल सही। आधे लोगों के लिए आपने और सोसाइटी बनाई है और आधे लोगों के लिए और बनाई। हम बात कर रहे थे ना औरत की, तो औरत अगर वहां पर निकाह नहीं है, शरई निकाह नहीं है, लेकिन आपके उस औरत के साथ जिसने शादी की हुई है किसी के साथ कुछ करके तो देखें, आपको स्टेट लॉज ही सीधा कर देंगे। आप बच्चों का खर्चा दिए बगैर जान नहीं छुड़ा सकते वहां पे, भले वो बच्चे आपके जायज हैं या नाजायज हैं, निकाह की सूरत में पैदा हुए या बगैर निकाह के। इफ यू आर अ फादर यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे यहाँ पे तो बुशरा आपा कोई ये इस्लामी जमहूरियत निकाह अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर 4 गवाहों की मौजूद, इसके बावजूद आप अकाउंटेबल नहीं मर्द को कर सकते। तो फिर वो बेचारी एक बच्चे के बाद अगर वो तलाक लेना चाहती है और मुकदमा अदालत में है तो बच्चा उसका जवान होकर अमेरिका भी चला जाता है, अभी उसके तलाक का फैसला नहीं होता, ना उसको खर्चा मिलता है, ना मिलता है। सही। बच्चा जवान होकर वो भी चला जाता है, कहता है माँ अब तुम भूल जा। अब तो, मैं हाँ ये तो मैंने बात कह दी कानून और इंसाफ में। ये हमारी जो इसलिए लड़कियां यहाँ पर इस बगावत पे आती हैं कि वो कहती हैं कि फिर हम सारी ज़िंदगी ये जो मुशक्क़त की चक्की, मैं जो कह रही हूँ वो अल्टीमेट ट्रुथ नहीं, मैं आपसे वो तमाम मसाइल शेयर कर रही हूँ कि औरत फिर इसलिए बगावत पे शायद थोड़ा सा आमादा होती है। वो कहती है कि मैं भी कुछ ऐसा करूँ ज़िंदगी में जिससे कम से कम कल को अगर ये मुझे ये कहना चाहे कि चलो अब मुझे वो लड़की अच्छी लगती है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, या मेरे पास तो 4 शादियों का हक है, मैं तो उसको एक्सरसाइज करना चाह रहा हूँ, तो कम से कम मैं इतनी मजबूरी की हालत में तो ना हूँ कि मैं अपने बच्चे पालने के लिए इसकी मोहताज हूँ या मैं अपनी जिंदगी गुजारने के लिए इसकी मोहताज हूँ। उसके कैरियर की तरफ आ गई हो ना, मुलाजमत की तरफ आ गई हो।
वो कितनी लड़कियां कर सकती हैं, या हमारे मुल्क में कितनी लड़कियों को मुलाजमतें मिल सकती हैं। हम बात कर रहे थे जो गैर अखलाकी और गैर शरई है कि लड़कियां और लड़के आजकल निकाह के बगैर मियाँ बीवी बन जाते हैं और एक जगह रहते हैं। ये रुझान हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, उन मुल्कों की रीस ना करो, उनमें तो 90% जो अच्छी चीज़ें हैं वो तो हमने कभी अपनाई नहीं। बिल्कुल सही। और इसको अपना लें कि क्योंकि आउट ऑफ वेडलॉक वो बच्चे भी पैदा करते हैं और रहते भी हैं। हाँ। और फिर मज़े से ये हमारा मुआशरा, हमारी शरीयत, हमारा समाज इसकी इजाज़त नहीं देता और ये हो नहीं सकता। क्योंकि अगर तो मुआशरे में, हर मुआशरे में अच्छे बुरे मर्द भी होते हैं, लेकिन जब औरत बदी पर आती है, सही, जब औरत का किरदार ख़राब होता है और वो बुराई की तरफ माइल होती है, तो मुल्क में नाजायज़ बच्चों की तादाद ज़्यादा होती है। बिल्कुल सही। हमारा यकीन ये है कि वही मुआशरा तबाह होता है जहाँ इस किस्म के लोग पैदा किए जाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जबकि जायज़ बच्चों को नहीं वो तमाम जगह मिलती है। तो डॉक्टर साहब, हमने अभी तक सारी बातें की हैं बिशरापन एज नफ्सियात दान, आपको क्या लगता है कि इसके नफ्सियाती जो असरात होंगे किसी भी खातून पर, किसी भी घर पर, मुआशरे पर, वो क्या होंगे? देखिए, आपने मगरब की और मशरक़ की बात की है, दोनों जगह मसाइल हैं और मियाँ बीवी के रिश्ते के हवाले से मसाइल हैं और औरत और मर्द का जो एक रिश्ता है जो दुनिया में माना जाता है, तो उसके नतीजे में बहुत सी कबाख्तें, तकलीफ़ें सामने आती हैं। तो जो मेरा शोबा है उसमें तो उन तकलीफ़ों के अजाले की बात की जाती है कि उन तकलीफ़ों का अजाला कैसे हो सकता है। तकलीफें वो लड़कियां जो ये समझती हैं कि आज वो इस तरह का कोई भी रिलेशनशिप रखकर तो वो ज़िंदगी को एंजॉय कर रही हैं। अगर उन्हें एक ब्रांड न्यू मोबाइल मिल जाता है, उन्हें कोई नई नई चीज़ें मिल जाती हैं गिफ्ट में, जो कि फिर मर्द औरत को एक्सप्लॉइट करने के लिए, ट्रैप करने के लिए यही तो हथकंडे इस्तेमाल करता है। और उन्हें लगता है कि ठीक है, मेरी थोड़ी बहुत नीड्स हैं वो लुक आफ्टर हो रही हैं एक लंबे वादे पर कि हाँ हम शादी करेंगे किसी दिन और हम कर लेंगे, बस मेरी अम्मा मान जाए, बस मेरा घर बन जाए, बस मेरी बहन की शादी हो जाए, बस मैं ये कर लूँ, बस मैं वो मैं शादी तो करूँगा, मेरा वादा है तुमसे। औरतें इस प्रोसेस में जो जलीलो ख्वार होती हैं, उनकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है? वो एंड अप आपके पास इस तरह के केसेस आते होंगे, आपने ऑब्जर्व तो किया होगा, क्या बनता है फिर? नेचुरली इसका तो बहुत ही बुरा असर पड़ता है। एक गैर यकीनी कैफियत में जब आप चल रहे हैं और आप एक रवायतों के ख़िलाफ़ चल रहे हैं और रस्मों के ख़िलाफ़ चल रहे हैं, तो नेचुरली तो इसका तो कोई अच्छा अंजाम जो मैंने पढ़ा था उसके मुताबिक इंसानी ब्रेन में एक छोटा सा हिस्सा है जो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है, जो तज़ब्ज़ुब में चला जाता है, और एक दफ़ा वहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा हो जाए तो वो कन्फ्यूजन आपकी ज़िंदगी के तकरीबन हर एक चीज़ पे डोमिनेट करना शुरू हो जाती है। आप चीज़ें भूलना भी शुरू हो जाएंगे, आपको बहुत सारे मामला जो उसमें गड़बड़ भी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो कन्फ्यूजन आपके उस न्यूरॉन सिस्टम में एंटर हो गई है जहाँ पर कि कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इज़ इट ट्रू? आप अमिगडला की बात कर रहे हैं, जो माथे से पीछे 3 इंच पीछे और 3 इंच नीचे एक जगह है, जो जिसका काम है कि रद्द अमल देना, जिसका काम है कि हाथापाई के लिए और भाग दौड़ के लिए तैयार करना, जो सोच विचार से आरी हिस्सा है, जो हमारे सर्वाइवल के लिए काम करता है, जो कहीं किसी जगह अचानक हमें किसी खतरे की निशानदेही करता है कि थोड़ा चौकस हो जाए। लेकिन जो मास्टर माइंड है, ये जो सामने माथे के पीछे एक बहुत बड़ा हिस्सा है मास्टर माइंड, जिसका काम है सोच विचार करना, हिकमत अमली तैयार करना, दूररस निगाह रखना और सोच समझ के कदम उठाना कि आगे क्या होगा, फिर इसके नतीजे में क्या होगा, जो एक बहुत ही मुस्बत सोच का हामिल हिस्सा है, जो प्रॉब्लम सॉल्वर है। सही। जो कि वो गड़बड़ा जाता है। नहीं, वो नहीं गड़बड़ाता, वो गड़बड़ा उस वक्त जाता है जब अमिगडला, जो कि माथे से 3 इंच पीछे और नीचे है, जब वो तूफान मचाता है, भगदड़ मचाता है, तो सोच विचार वाला हिस्सा तो उसको काम नहीं कर सकता। भगदड़ तो मचती है ना, जो हम समझते हैं कि बज़ाहिर चले अगर किसी को नहीं पता तो हम जो मर्जी करते रहें चलेगा, हमारे अंदर तो उन तमाम चीज़ों के असरात और उनकी खराबियाँ और उनकी जो कोताहियाँ हैं वो हमारे सिस्टम्स में तो पैदा होना शुरू हो जाती हैं ना। नहीं, नेचुरली सिस्टम में तो होंगी। जैसे मैंने कहा कि दिमाग का एक हिस्सा है जिसमें भगदड़ मचती है, जिसमें मसाइल बहुत ज़्यादा गर्द उड़ाते हैं, तो फिर सोच विचार वाला हिस्सा जो है उसकी लोड शेडिंग हो जाती है। सोच विचार वाला हिस्सा ज़्यादा सोच नहीं सकता। बिल्कुल सही। हम मिसेस बिलाल, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। आप कैसी हैं? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मेरा सवाल ये है, बुशरा आपा से भी पूछिए कि अगर ये चीज़ें हम लोगों को पता है, ये सब चीज़ें हमारे माशरे के लिए बुरी हैं, तो हमारा मीडिया, हमारे राइटर्स, हमारे अदीब ये इन चीज़ों को क्यों इतना प्रमोट करते हैं? आप वैलेंटाइन के ऊपर देखें कि कितने प्रोग्राम आए हैं, पूरे लोगों ने ट्रांसमिशन चलाई है, कौन बर्बाद हो रहा है? हमारी यंग नस्ल। सही, ठीक है। हम अपने इवन मेरे बच्चे छोटे प्री प्राइमरी स्कूलों में पढ़े, आप टीचर्स के लिए वैलेंटाइन के लिए फूल लेके आइएगा,
देखिए उनके दिमाग के ऊपर ये बात सब तो हो चुकी है कि वैलेंटाइन में जब तक किसी को फूल नहीं देंगे वैलेंटाइन नहीं गुजारा जाएगा। आप ये प्रमोशन दे रहे हैं, आप क्यों नहीं इन राइटर्स को कहते हैं कि ये हमारी ये जो प्री प्राइमरी का एरिया है या जो हमारे छोटे बच्चे अंडर 10 इयर्स हैं पढ़ रहे हैं, आप उनको क्या प्रमोशन दे रहे हैं? आपने कभी 12 रबीउल अव्वल को ये तो बोला नहीं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक दरूद शरीफ पढ़ लें, और आप कह रहे नहीं जी वैलेंटाइन पे फूल देना जरूरी है। बिल्कुल सही, आप साथ रहिए। बताएं आप जी आप कैसे यानी कि अपने लोगों को, आप देखें आप बड़े हैं, आप कम से कम अपने आने वाले राइटर्स को ये बोलें बिल्कुल सही, प्लीज प्लीज हमारी नई नस्लों का दिमाग खराब ना करें। गॉड ब्लेस यू, साथ रहिए। बुशरा आपा, आप तो इस पे बोलती भी रहती हैं। मैं तो शुक्र है तुमने गवाही दे दी है कि मैं बोलती रहती हूँ। मैंने कई कॉलम लिखे वैलेंटाइन डे पे, और फिर मैंने इनसे कहा कि अगर आप यौम मोहब्बत कोई मनाना चाहते हैं तो 12 रबीउल अव्वल को ले लें, और उस दिन बरकतों का रहमतों का दिन होता है, तो आप एक दूसरे को साथ मोहब्बत मनाएं और उनको फूल भेजें। तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का वो यौम पैदाइश है, मैंने कहा इसको मोहब्बत का दिन मना लें। मैंने ये ऐसी बहुत सी तजावीज़ हमेशा दी, असेंबली में भी दी कि आप इनका, लेकिन ये देखें इसमें राइटर्स का इतना कसूर नहीं है जितना मीडिया का कसूर है। ठीक है, आजकल इतना ज़्यादा मीडिया हो गया है, और मीडिया का असर माँ बाप के असर से ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो टेलीविज़न को माँ समझते हैं और इंटरनेट को बाप समझते हैं। बच्चे तो माँ बाप को भी कुछ नहीं समझते, तो घर के माहौल में भी कुछ तब्दीली लाने की ज़रूरत है। मेरे जैसे जितने राइटर हैं वो तो इसके खिलाफ लिखते रहे हैं। ठीक है, अभी तुम मेरे अफसानों में लिखे हुए फिक्रे कोट कर रही थी, और जो मैं इन लड़कियों के बारे में लिखती रहती हूँ जो गैर अखलाकी चीज़ें होती हैं, और मर्दों के बारे में भी हम लिखते रहते हैं। हम तो लिखते रहते हैं, और मेरे जैसे राइटर भी लिखते रहते हैं, लेकिन इसके अलावा नौजवान नस्ल के भी कुछ राइटर हैं जो शायद इन चीज़ों की नफ़ी करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा असरअंदाज हमारा मीडिया हो रहा है। क्या किया जाए फिर? आप क्या रिकमेंड करती हैं? अब मीडिया के कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, अगर किसी ने पैसा कमाना है तो उनको कमर्शियल कतरीना के और अक्षय के उसी सूरत में मिलेंगे, ये हमने जब कंटेंट उनको सपोर्ट कर रहा होगा। 10-12 मरतबा हमने पैमरा को हाउस में बुलाया, पार्लियामेंट में बुलाया, पैमरा की हमने हर दफ़ा खिंचाई की। मैंने कॉलिंग अटेंशन नोटिस इतने पेश किए कि 14 अगस्त को जबकि हमारे प्रोग्राम होने चाहिए थे, वो इन औरतों को नचाते हुए दिखा रहे थे। ये मुझे तकलीफ़ होती है, मेरी उम्र की सारी औरतों को तकलीफ़ होती है, बल्कि नौजवानों को होती है। वो मुझे पकड़ लेते हैं और कहते हैं जी आप असेंबली में बैठी हैं, आप कुछ नहीं कर सकती। जब मैं उनसे कुछ कहती हूँ तो वो किसी और तरह का जवाब पेश करना शुरू कर देते हैं। ये हद से ज़्यादा बात बढ़ गई है, और ज़्यादातर गैर अखलाकी हरकतें और ऐसी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए हमारे पास आई हैं। और वो भी मुझे लोग कहते हैं ये मत कहा करो, लेकिन मैं कहती हूँ कि इंडियन कल्चर जब यहाँ पे आया तो तब हमारे यहाँ इस किस्म के मायूब कपड़े पहनने, और हमारी बच्चियाँ ये समझने लग गई हैं कि मर्द जो होता है ना वो बस इश्क और मोहब्बत करने के लिए, पीछे पीछे भागने के लिए और गाने गाने के लिए होता है। सही। अब उनको पता ही नहीं है कि मर्द और चीज़ है, जब घर में बैठोगे तो पता चलेगा। अच्छा, मर्द क्या चीज़ है ये आपने हमें बतानी है, मतलब वो औरतों को क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। व्हाट डज अ मैन वांट्स एंड नीड्स फ्रॉम अ वुमन। देखिए ना, मर्द एक इंसान है, ठीक है। अल्लाह ताला ने औरत और मर्द को मुख्तलिफ बनाया है, एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाया है। उनकी ख्वाहिशें एक जैसी हो सकती हैं, लेकिन उनकी ज़रूरतें एक जैसी नहीं होती। तो दो चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने बना के दुनिया में भेजी हैं इस दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए। लड़कियां कहती हैं वो मेरे जैसा क्यों नहीं है। भाई वो तो सारे का सारा तेरे जैसा नहीं है, वो उसकी फितरत कैसे तेरे जैसी हो सकती है। मर्द कहता है ये मेरी तरह क्यों नहीं सोचती। भाई वो क्यों सोचे तेरी तरह, क्योंकि उसको तो और तरह बना के भेजा गया है। तो ज़रूरत इस उम्र की होती है कि बच्चियाँ और बच्चे पहले तो घर से सीखते हैं कि माँ बाप ने उनको क्या सिखाया या उनकी ज़िंदगी से उन्होंने क्या सीखा। अगर वो दोनों लड़ते रहें और बाप ये कहता रहे कि तेरे साथ तो मेरी किस्मत फूट गई, तेरे साथ तो मैं कभी खुश नहीं हुआ, एक मनहूस औरत तो मेरी ज़िंदगी में आ गई थी, सारा कुछ तो ये कर गई वो, और वो कहती रहे मैं ही हूँ जो तेरे साथ गुजारा कर रही हूँ, कोई और होती तो दूसरे दिन चली जाती। तकरीबन हर मियाँ बीवी को अपने घर में ये डायलॉग बोलने पड़ते हैं, बदल बदल के कहने पड़ते हैं, वो कहते रहते हैं। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि अब हम यहाँ से शुरू करें कि जब बच्चे पैदा हो जाते हैं ना तो हम समझते हैं कि अभी बच्ची है, अभी बच्चा है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि 1 साल की उम्र से बच्चा और बच्ची सीखना शुरू कर देते हैं। ये सिर्फ आपका ख्याल है कि वो 10-12 साल में तो उनकी उम्र निकल जाती है, उसमें कुछ नहीं सीखते। मैं जापान में गई तो उन्होंने कहा कि मैंने प्राइमरी स्कूल में जाके मैंने पूछा बच्चों की उम्र क्या है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, तो वो उसकी उम्र बताएं 5 साल 6 साल। तो मैंने कहा ये लगता नहीं। उसने कहा जी हम तो उम्र वहाँ से गिनते हैं
जब बच्चा माँ के पेट में होता है। जब ये पैदा होता है तो 9 महीने का या 9 महीने 2 हफ्ते का होता है, वीक्स के साथ हम इसको गिनते हैं। ये तो उसी दिन ही इंसान बनना शुरू हो जाता है और इसके ऊपर चीज़ें असर होना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल। और हम क्या कहते हैं, 10-15 साल की लड़की हो जाती है और हम कहते हैं अभी बच्ची है, बड़ी होएगी तो समझ जाएगी, बड़ी होगी तो कब कितना बड़ा होना है। कितना बड़ा होना है। बच्चे और बच्चियां बचपन से समझ रहे हैं। अब आपने, माँ बाप ने क्या एहतियात करनी है जो हमारे वालिदैन ने की, कि हमारे साथ कौन सी बात नहीं करनी, कौन सी हरकत नहीं करनी, कौन सी गाली नहीं देनी। ठीक है, लेकिन जो मैं कॉलर के सवाल की तरफ आती हूँ, मीडिया तो सब कुछ उन्हें बता रहा है, दुनिया और माशरा उन्हें सब कुछ बता रहा है। वो अपनी कॉलेजेस में, स्कूल्स में जा रही हैं लड़कियां या लड़के, वहाँ उन्हें सब कुछ सुनने को देखने को मिल रहा है। बच्चे स्कूल से आते हैं वापस तो वो गाने गा रहे होते हैं जो उन्होंने घर में मेरे नहीं देखे होते। तो मैंने कहा कहाँ से, तो उन्होंने कहा मेरे फ्रेंड ने बताया, और फिर वो नेट से वो गाने डाउनलोड करके सुनते हैं, हम ना भी दिखाएं तो अब इन चीज़ों का क्या हल होगा और फिर कैसे? अब हम इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन एक ब्रेक ले लें। मुशाफा, आपको पता है ब्रेक तो हमारे लिए बड़ी जरूरी है। ब्रेक तो आप कर ही देती है, अच्छी खासी बात को ब्रेक कर देती है। तो बस क्या करें, ब्रेक के लिए रुकेंगे और उसके बाद आपसे मुलाकात। खुश आमदेद और सुबह बखैर जनाब। आज मेरी मेहमान मेंबर नेशनल असेंबली मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक बुशरा रहमान साहिबा हमारी बहुत अपनी हैं, भले ये सियासत में रहें, ऐवान में रहें या ना रहें। अफसाना निगार, नावल निगार, खूबसूरत अंदाज में शायरी करने वाली, कॉलम लिखने वाली, अपने जज्बात को, फीलिंग्स को अच्छे अंदाज में बयान करने वाली, मुआशरे की अच्छाई बुराई पे कमेंट करने वाली, और डॉक्टर सदाकत विलिंग वेज के CEO और एडिक्शन साइकेट्रिस्ट। बात हमने यहाँ पे छोड़ी थी बुशरापा कि ये जो बुराइयाँ हैं अब इनका क्या हल है, अब क्या किया जाए? देखिए जी, जिसने ये बुराइयां फैलाई हैं वो ही इसको ठीक करेगा, ज़िम्मेदार है। मैं पहला नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देती हूँ, उसके बाद मैं राइटर्स को देती हूँ, क्योंकि वो उसके पीछे होते हैं। जब तक लिखने वाले ना हो किसी मीडिया के पीछे, कोई मीडिया चल नहीं सकता। अब मैं थोड़ी सी मिसाल पेश करूँगी, तुम बुरा ना मान लो, ठीक है? हमारे यहाँ मॉर्निंग शो होते हैं। हमारे यहाँ मॉर्निंग शो जो है ना, जो हमारी लड़कियाँ हैं जो घरों में बैठी हुई हैं, ख़ास तौर से जो छोटे शहरों में, दूर दराज के शहरों में, देहातों में जो हमारी बच्चियां पढ़ने लग गई हैं और टीवी, और उनको ही टीवी देखने की फुर्सत होती है, हमें तो होती नहीं फुर्सत। हम तो कभी देखते नहीं हैं कि किधर है। तो वो नौजवान बच्चियां जिनके अभी जज्बात बन रहे होते हैं और चांद तारों को छूने की तमन्ना रखती हैं अपने दिल में, वो उनको देखती हैं। आई एम सॉरी टू से दैट। तो जब मैं देखती हूँ बाज़ मॉर्निंग शो तो मुझे बहुत शर्म आती है कि उसमें हमारी बच्चियों ने, हमारी औरतों ने किस किस्म के कपड़े पहने हुए हैं और क्या कर रही हैं वो वहाँ पे सुबह सुबह। क्या मुझे होश है या मेरे घर वालों को होश है कि हम वो नाच पतंगा सारा देखें जो वहाँ हो रहा है? ठीक है, हम तफरीह चाहते हैं, लेकिन सुबह के टाइम ऐसा नहीं होता। सुबह हम ज़िंदगी को सीखना चाहते हैं। मैं थोड़ी सी सुन लो। तो वो बच्चियाँ जो है ना, पहले तो मलबूसात सारे उनसे सीखती हैं, सारी अदाएँ उनकी सीखती हैं, और वो आती हैं और वो कहती हैं जी मुझे भी टेलीविज़न में कोई काम ले दो, मैं ऐसा करना चाहती हूँ। तो उसके बाद जो वो गुफ्तगू करती हैं, और जिस सारे टेलीविज़न स्टेशन की बात नहीं कर रही, बहुत ही शाइस्ता, बहुत अच्छे हैं, और तुम्हारा प्रोग्राम मैं बाकायदा देखती हूँ। एक दिन तुम किसी बीबी को बुला के तुम बड़ा खूबसूरती से दुपट्टा लेके बैठी, इतनी अच्छी लग रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा ये भी ठीक है रूप इसका। तो बात यह है कि हम जो रूप बना के बैठेंगे फरा, मैं जो बन के उनको दिखाऊंगी एज ए राइटर, तो वो वैसा बनना चाहेंगी। बिल्कुल सही। अगर मैं खुद नहीं बनूंगी वैसी और मैं बोलती रहूं कि ये बुरी बात है, तो कहेंगे पहले अपनी शक्ल तो देखे शीशे में। बिल्कुल सही कह रही हैं मुशाफा। जो मीडिया के ऊपर रेटिंग की तलवार है, जो कमर्शियलिज्म का वो है, समझती हूँ। अब अगर ये प्रोग्राम्स जो हैं, आपकी बात मान ली कि जी लोग जो हैं वो ये नहीं देखना चाहते, मीडिया दिखा रहा है जबरदस्ती, या मीडिया एक तरफ, रेटिंग्स किस चीज की आती हैं? वही कैसे आती हैं कि वो लोग मोस्टली वॉच प्रोग्राम्स कौन से हैं, लोग किन चीज़ों को देखना चाह रहे हैं? आप एक बेहतरीन प्रोग्राम रखिए सामने, वो तीसरे दिन महीने बंद करना पड़ जाता है, इसलिए कि वो कहते हैं कमर्शियल नहीं मिल रहे। आपने ये सब कुछ करना है, घर जाके अपने बैठ के कर लें। लोग नहीं देखना चाहते ये सब कुछ, लोगों को वो दिखाएं जो वो देखना चाहते हैं। ये इतना बड़ा डिलेमा बन गया है। और मॉर्निंग शोज़ की अगर आप बात करें तो मुझे यकीन है कि हर मॉर्निंग शो तकरीबन इस तरह के प्रेशर से गुजरते होंगे। तो अब इसका क्या हल हो? अगर लोग देखना नहीं चाहते तो फिर रेटिंग क्यों आती है? हमारा जो तजाद है रवैयों का, कि हम मुंह से तो बुरा कहते हैं लेकिन अंदर से हम वही करते हैं जो कि हमें, ये देखे ना, ये पॉलिसियों का तजाद है।
हमारे हुकूमत की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए। शुरू में जब उन्होंने इतने ज़्यादा प्राइवेट चैनल्स खोले थे तो एक पॉलिसी ज़ाब्ता इखलाक होना चाहिए था। हर मुल्क में होता है, अमेरिका में भी है। अमेरिका को कहाँ खुली छुट्टी है? मैंने कभी नहीं देखा कि अमेरिकन टीवी पे, किसी यूरोपियन टीवी पे किसी ने बैठ के अपने मुल्क को गाली दी हो। और खुदा न खास्ता डॉक्टर साहब इस किस्म की बातें करते हैं, खाकम बदान, खुदा न खास्ता ये मुल्क ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये नहीं रहेगा। कोई किसी मुल्क में इजाज़त नहीं है ये कहने की। अमेरिका की किसी स्टेट में इजाज़त नहीं है ये कहने की। पाकिस्तान में कैसे इजाज़त हो गई आपको ये कहने की? अच्छा, हर कोई अपना मतलब। अब हमारा पहले जो है हमारी हुकूमती पॉलिसियाँ ठीक नहीं हैं। ठीक है। जो पैमरा इन्होंने बाद में बहुत देर में बताया, वो जिस वक्त इन्होंने प्राइवेट चैनल खोले थे, इनको ज़ाब्ता अखलाक और ज़ाब्ता कानून बना के उनको देना चाहिए था। आप अपने मुल्क की सरहदों से बाहर नहीं उठ सकते। ये मेरे मुल्क की सरहद है, ये मेरा कल्चर है, ये मैं हूँ और ये मेरे बच्चे हैं और ये हमारी ज़रूरियात है। हाँ, और इससे आप बाहर नहीं निकल सकते। वो निकल गए बाहर। अब वो बाहर निकल गए, कुछ चैनल्स निकल गए बाहर। अब आप उसको पकड़ डालने की कोशिश में पकड़ के लाते हैं, वो आपके हाथ में नहीं आते, रेत की तरह फिसल जाते हैं, क्योंकि उनको मुंह को पैसा लग गया है। वो कहते हैं पैसा ही सब कुछ है, दीन ईमान और बाकी कोई चीज़ नहीं है। सही। तो ये बातें मैं हाउस के अंदर भी करती हूँ, बाहर भी करती हूँ। मुझे इसमें ज़रा भी डर नहीं है कि वो मुझे बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे। लेकिन मुझे कहना चाहिए हमारा कानून ठीक नहीं है, हमारी पॉलिसियाँ ठीक नहीं है, हम खुद ठीक नहीं है। एक छोटी सी बात और, एक दफ़ा जब हमारी फिल्में बहुत चलती थी तो उसके सेमिनार में फिर मुझे बुला लिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा, मैं ये कह रही थी कि फ़िल्में ये करती हैं, तो एक आदमी ने कहा हम जी अखलाक संवारने के लिए, हम मुआशरा बनाने के लिए फ़िल्में नहीं बनाते, हम अखलाकियात के लिए फ़िल्में नहीं बनाते, हम तफरीह के लिए फ़िल्में बनाते हैं। मैंने कहा सुनिए साहब, अगर आप मुआशरा संवार, अपनी बहन के लिए और होगा, और अपनी बेटी के लिए और होगा, और सहेली के लिए और होगा। अगर मैं औरत हूँ तो इसी तरह मेरा अपनी बहू के लिए रवैया और होगा, दामाद के लिए और होगा। अगर मतलब ये डिफरेंट चीज़ें जो कि हमारी उसमें। डॉक्टर साहब आप कैसे कंक्लूड करेंगे? क्या हमें आप कोई हल देंगे, कोई तजवीज़ देंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, पहले आपने वैलेंटाइंस डे की बात की, फिर बहुत सारी और कदरों की बात की। तो अब हमारे देखते ही देखते पिछले 40 साल में दुनिया एक छोटा सा गांव बन गया है, जहां अब हम अलहदा से एक ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। ठीक, तो करें क्या? करना यह है कि हमें साइंस से जैसे मदद मिलती है, हम सेल फोन इस्तेमाल करते हैं, हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, तो हम साइंस से रुजू करें कि नज़रियात भी वो जो साइंस पर रख के बताए, इक़दार भी वो जो साइंस पर रख के बताए। आज से 50 साल पुराने नज़रियात भी शायद आज ज़िंदगी गुजारने में मदद। मतलब इसका क्या हुआ कि यानी वैलेंटाइन डे जो है वो साइंस परखे और फिर हमें बताए कि हम मनाएं कि ना मनाएं? साइंस वैलेंटाइंस डे के बारे में कुछ नहीं कहेगी, पर साइंस ये कहेगी कि मोहब्बत का इजहार करते रहना चाहिए। साइंस ये कहेगी नाजायज मोहब्बत और जायज मोहब्बत एक बड़ी हदूद और कयूद, उसमें हलाल और हराम तो आपकी अपनी मर्जी है ना कि आप मोहब्बत का इजहार, एक अच्छी चीज का बुरा इस्तेमाल भी तो होता है ना। लोग इंटरनेट का भी कितना बुरा और अच्छा, अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार करते नहीं है, बाकी सारी दुनिया से मोहब्बत का इजहार जो है वो करने में मर्द खुले दिल से काम लेता है। जहाँ पे उसे करना चाहिए वहाँ वो दुनिया का बुखील तरीन आदमी जो है वो साबित होता है। तो ये आप कोई कदगन नहीं लगा सकते। सही। ये दूसरी तरफ भी तो हो सकता है ना कि कोई बीवी अपने शौहर का नहीं करती और बाहर जो है उसका रवैया और तरह से है। बिल्कुल, ये टू वेज है हमेशा, दोनों जेंडर्स एक दूसरे के साथ। लेकिन गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच बुशरा आपा, आपने वक्त, आपको जब बुलाते हैं मोहब्बत से चली जाती हैं और आपके आने से, आपसे बातें करके यकीन करें एक औरत होने की हैसियत से ना बड़ी तकवीत मिलती है। बहुत सारी चीज़ें मेरे अपने अंदर बहुत सही होती हैं, मुझे नहीं पता बाकी लोगों का कि उन पर उतना असर होता है कि नहीं होता। गॉड ब्लेस यू, खुश रहें आप, और आप हमेशा खुश रहें और अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी और लंबी उम्र दे। थैंक यू डॉक्टर साहब। आज का सूप हमारा तैयार है और ये मैं आपको सर्व भी करूंगी। आपसे चाहूंगी इजाजत, इसी दुआ के साथ आपकी हर सूप खुशगवार हो, हर खुशगवार सूप का अंजाम बखैर। मुलाकात इंशाल्लाह आपसे कल फिर, उस वक्त तक चाहूंगी इजाजत। अल्लाह। मॉर्निंग विद